हिमांशु शुक्ला। आज आपको कक्षा 10 का इवोल्यूशन यानी विकास का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। इवोल्यूशन या विकास कहते किसे हैं? जब वर्जिन ऑफ द लाइफ और वर्जिन ऑफ द अर्थ की बात की जाए, क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रमिक विकास, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले क्रमिक विकास को हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन या विकास या उद्भव। अब सबसे पहले इसमें बात की जाए तो वर्जिन ऑफ द लाइफ, वर्जिन ऑफ द लाइफ की, वर्जिन ऑफ द लाइफ, या इसके पहले बात की जाए तो वर्जिन ऑफ अर्थ, वर्जिन ऑफ अर्थ, वर्जिन ऑफ अर्थ या ब्रह्मांड के लिए कई नियम आए, कई परिकल्पनाएं आई। तो सबसे पहले जो इसकी परिकल्पना आई इसमें कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ या पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो इसके लिए एक थ्योरी थी बिग बैंग परिकल्पना। क्या था? बिग बैंग परिकल्पना, बिग बैंग परिकल्पना। इस प्रतिपादन में कहा गया या इस बिग बैंग परिकल्पना या बिग बैंग हाइपोथेसिस, अंग्रेजी इसका होगा बिग बैंग हाइपोथेसिस। अब बिग बैंग हाइपोथेसिस या बिग बैंग परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो सबसे पहले इसे एबी लमेत्र, डेवी या गेमो तथा डिकने, गेमो तथा डिकने प्रतिपादन किया। बिग बैंग परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? एबी लमेत्र, आप यहां से ले लीजिए, एबी लमेत्र, गेमो तथा डिक ने बिग बैंग परिकल्पना का प्रतिपादन किया। बिग बैंग परिकल्पना किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे ब्रह्मांड से, वर्जिन ऑफ द अर्थ से या वर्जिन। तो अब इसमें इस बिग बैंग परिकल्पना में कहा क्या गया? इसमें कहा गया कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण या हमारी पृथ्वी का निर्माण एक आदि पदार्थ था जिसका कह सकते हैं हम इलेम, YLEM, इलेम। ये एक आदि पदार्थ था जिसके आपसी कणों में इसमें इसके प्रतिकण भी थे, प्रतिकण और कण थे। इन कणों और प्रतिकणों के आपस के टकराव या आपस के मिलने से या आपस के टकराव से हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन परमाणु मुक्त हुआ। क्या हुआ? हाइड्रोजन परमाणु मुक्त हुए। अब इन हाइड्रोजन परमाणुओं ने इकट्ठे होकर, संघनित होकर अनेक अपने पिंडों का निर्माण किया और इन्हीं पिंडों में से आपकी कई आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, कई पिंडों का निर्माण हुआ, कई आपके अर्थ का निर्माण हुआ। फिर से सुन लीजिए क्या कहा गया। सबसे पहले हमने कहा कि वर्जिन ऑफ द अर्थ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10 का इवोल्यूशन। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया वर्जिन ऑफ द अर्थ। वर्जिन ऑफ द अर्थ का मतलब है कि पृथ्वी का कैसे विकास हुआ या पृथ्वी का कैसे उद्भव हुआ, इससे संबंधित मैंने आपको बताया बिग बैंग परिकल्पना या इसकी अंग्रेजी होती है बिग बैंग हाइपोथेसिस, जिसका प्रतिपादन एबी लमेत्र, गेमो तथा डिक, 3 साइंटिस्ट थे। फिर सुन लीजिए, एबी लमेत्र, गेमो तथा डिक ने बिग बैंग परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस परिकल्पना में यह कहा गया कि एक आद्य पदार्थ था यानी प्रिमिटिव मटेरियल था जिसे हम इलेम कह सकते हैं। यह इलेम के आपसी कण तथा प्रतिकणों के आपसी टकराव से हाइड्रोजन परमाणु मुक्त हुए। इन हाइड्रोजन परमाणुओं के मुक्त होने से अनेक आकाश गंगाओं, पिंडों और ग्रहों का निर्माण हुआ। ये परिकल्पना हमारी कहती है। अब बात आती है कि वर्जिन ऑफ द लाइफ। ये तो हो गया भाई, ये पिंड बन गए तो धरती बन गई, ये तो हमारा बिग बैंग परिकल्पना बताता है कि धरती कैसे बनी। अब इसके बाद आते हैं कि वर्जिन ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की, या वर्जिन ऑफ द
लाइफ, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इससे संबंधित देख लीजिए कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इसको देखिए, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, वर्जिन ऑफ द लाइफ, वर्जिन ऑफ द लाइफ इन द अर्थ, इन द अर्थ, वर्जिन ऑफ द लाइफ इन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। इसको हम वर्जिन ऑफ द लाइफ को दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक आप कह सकते हो प्राचीन परिकल्पना, प्राचीन परिकल्पना, परिकल्पना, तथा आप कह सकते हो नवीन या नवनिर्मित परिकल्पना, परिकल्पना। इसको अंग्रेजी में आप कहोगे ओल्ड हाइपोथेसिस, ओल्ड हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, ओल्ड हाइपोथेसिस, और इसे कहेंगे मॉडर्न हाइपोथेसिस। इसे क्या कहेंगे, ओल्ड हाइपोथेसिस, और इसे कहेंगे मॉडर्न हाइपोथेसिस। इसके बाद अगर अब बात की जाए कि ओल्ड हाइपोथेसिस में कितने, ओल्ड हाइपोथेसिस में कौन कौन से परिकल्पनाएं आती हैं, कौन कौन से विचार आते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो परिकल्पना थी वो था विशिष्ट सृष्टिवाद। क्या था भाई, विशिष्ट सृष्टिवाद, विशिष्ट सृष्टिवाद था, विशिष्ट सृष्टिवाद, विशिष्ट सृष्टिवाद, या इसे आप कहते हो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ THEORY, थ्योरी ऑफ स्पेशल SPECIAL, स्पेशल क्रिएशन, CREATIO, क्रिएशंस, स्पेशल क्रिएशंस। यहां लिख देते हैं आपको थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, CREATION, स्पेशल क्रिएशंस। ये था पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी हमारी थी ब्रह्मांडवाद। क्या था भाई, दूसरी थ्योरी थी हमारी ब्रह्मांड, दूसरी थ्योरी थी हमारी ब्रह्मांडवाद, या इसे कहते हैं अंग्रेजी में कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक, 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 कॉस्मोजोइक थ्योरी, ये आपका है कॉस्मोजोइक थ्योरी। तीसरा आपका था स्वतः, इसके बाद था ये स्वतः जननवाद, स्वतः जननवाद, जननवाद, या अजीबो जीवोत्पत्ति से कहते थे, या इसे कह सकते हैं आप, इसे कहते हैं आप स्वतः जननवाद या अजीबो जीवो उत्पत्ति। या पहले इसको दोनों देख लीजिए तब फिर हम बताएं आपको। सबसे पहले आप देखिए विशिष्ट सृष्टिवाद। क्या कहा गया, विशिष्ट सृष्टिवाद, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस। इस थ्योरीज में क्या कहा गया, क्या बात सामने आई, इसको देखिए आप। इस थ्योरी का सबसे पहले जान लीजिए कि प्रतिपादन किसने किया। इस थ्योरी का प्रतिपादन या इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया फादर सोरेज ने। किसने, फादर सोरेज ने, फादर सोरेज ने विशिष्ट सृष्टिवाद या थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का प्रतिपादन किया। अब आप देखिए कि इस थ्योरी में कहा क्या गया। तो इस थ्योरी में मैं आपको बता दूं कि इस थ्योरी में फादर सोरेज ने कहा, किसने कहा, फादर सोरेज ने कहा कि पूरे सिस्टम को एक प्राकृतिक, यानी आप एक नेचुरल शक्ति जिसे आप कह सकते हैं, यानी प्रकृति ने प्रदत्त किया, अर्थात पूरे ब्रह्मांड का निर्माण एक ईश्वरीय शक्ति ने किया है। इसी चीज को अगर हम बाइबल के अनुसार देखें, बाइबल के अनुसार तो ये चीज बाइबल में भी कही गई कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण यानी पृथ्वी पर समस्त यानी पूरे समस्त जीवों का विकास केवल प्रकृति के 6 दिनों में हुआ। ध्यान दीजिए,
6 दिनों में हुआ, यानी प्रकृति के 6 दिनों में पूरी तरह से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब आप बात करेंगे कि बाइबल के अनुसार 6 दिनों में हुआ, इसको देख लीजिए। बाइबल कहता है हमारा कि पहले दिन जो निर्माण हुआ वो पहले दिन हुआ स्वर्ग तथा नरक का, स्वर्ग तथा नरक का, यानी आप इसे उर्दू भाषा में कहते हैं जन्नत तथा जहन्नुम का। यानी बाइबल के अनुसार कहा गया कि पहले दिन जो बना, यानी फर्स्ट डे क्या बना भाई, फर्स्ट डे क्या बना, फर्स्ट डे जन्नत एंड जहन्नुम बना। जैसे स्वर्ग या नरक कह सकते हो, हेवन कहो आप, तो स्वर्ग तथा नरक बना पहले दिन। इसके बाद दूसरे दिन क्या बना भाई, नेक्स्ट डे क्या बना, दूसरे दिन आपका बना आकाश व जल, आकाश व जल बना। दूसरे दिन आपका बना आकाश व जल, जबकि तीसरे दिन आपका बना सूखी धरती, सूखी धरती, सूखी धरती व वनस्पति बनी, व वनस्पति बनी, व वनस्पति बनी। चौथे दिन आपका बना, चौथे दिन सूर्य चंद्रमा व तारे बने, सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा व तारे बने। क्या बने भाई, सूर्य चंद्रमा व तारे। जबकि पांचवें दिन आपका बना मछलियां व पक्षी, मछलियां, मछलियां व पक्षी, मछलियां व पक्षी, बर्ड्स, फिशेस एंड बर्ड्स। छठवें दिन बना स्थलीय, स्थलीय जंतु, स्थलीय जंतु व स्थलीय जंतु व मनुष्य, मनुष्य। अब फिर से देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि वर्जिन ऑफ द लाइफ, वर्जिन ऑफ द लाइफ में मैंने कहा कि फर्स्ट जो थ्योरी आई थी वो आई थी विशिष्ट सृष्टिवाद, अंग्रेजी उसका हमने आपको बताया कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस, स्पेशल क्रिएशंस। अब इस थ्योरी का प्रतिपादन फादर सोरेज ने किया था। फादर सोरेज ने क्या कहा कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण वर्जिन किसने किया, तो एक प्राकृतिक शक्ति ने किया, प्राकृतिक शक्ति के द्वारा की गई पूरे समस्त विकास, समस्त पृथ्वी का विकास। इसमें वही चीज बाइबल भी कहता है कि बाइबल ने कहा कि पूरे समस्त ब्रह्मांड का निर्माण केवल कितने दिनों में हुआ, 6 दिनों में। जैसे सबसे पहले क्या बना, स्वर्ग तथा नरक पहले दिन बना, यानी जन्नत जहन्नुम, हेवन। दूसरे दिन क्या बना, आकाश व जल। तीसरे दिन सूखी धरती, ड्राई सॉइल प्रोफाइल बना तथा कुछ प्लांट्स बने। चौथे दिन क्या बना, सूर्य चंद्रमा व तारे बने। पांचवें दिन आपका फिशेस एंड बर्ड्स बने। छठवें दिन स्थलीय जंतु व मनुष्य बने। और पहले मनुष्य को ध्यान दीजिएगा, जो पहला मनुष्य बना, जो पहला मनुष्य बना, यानी फर्स्ट जो ह्यूमन था, फर्स्ट ह्यूमन था या फर्स्ट मनुष्य जो था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम रखा गया आदम। क्या रखा गया भाई, उसका नाम रखा गया आदम। और कहते हैं कि इसी आदम की बरहमी पसली से, किससे, बरहमी पसली से जो नारी बनी, यानी जो स्त्री बनी, क्या बनी, जो नारी या स्त्री बनी, उसका नाम था हवा या इवा। पहला पुरुष क्या बना, आदम, जबकि पहली नारी क्या बनी, इवा। ये तो आपका कहता है बाइबल, यही चीज आपका कुरान कहता है। चाहे इसी को आप कहें कि अकॉर्डिंग टू बाइबल, या इसी को आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कुरान, कुरान के अनुसार। कुरान भी आपका यही कहता है कि उस खुदा ने प्राकृतिक 6 दिनों में, कुरान के अनुसार। आपका बाइबल और कुरान यहाँ एक ही चीज कहता है कि प्रकृति ने 6 दिनों में, प्राकृतिक शक्ति है जिसमें 6 दिनों में सब कुछ बना दिया। इसके बाद आपका दूसरी थ्योरी आती है, जबकि हिंदू मैथोलॉजी अगर देखा जाए, अब आपको मैंने बता दिया बाइबल के अनुसार, कुरान के अनुसार। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो हिंदू मैथोलॉजी क्या कहता है, जल्दी सुन लीजिए, इस थ्योरी तो पूरा हो जाए।
हिंदू मैथोलॉजी कहता है या हिंदू पुराण क्या कहते हैं, हिंदू पुराण, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं भाई हिंदू पुराण, या इसे कहते हैं हिंदू मैथोलॉजी। हिंदू मैथोलॉजी कहता है कि एक गॉड है, क्या है, एक गॉड है, एक ईश्वर है, ईश्वर जिन्हें एक गॉड या एक ईश्वर कह सकते हैं हम, एक ईश्वर है जिन्हें गॉड या ईश्वर कह सकते हैं। तो अब उन गॉड को कहा गया था ब्रह्मा, क्या कहा गया, ब्रह्मा कहा गया। तो उन ब्रह्मा ने, हिंदू पुराण कहता है कि हमारे यहाँ एक ईश्वर है जिनका नाम है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने क्या किया कि समस्त जीवों का, समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया। जैसे उनके हेड रीजन से, यानी उनके सिर रीजन से अगर पूछा जाए उनके हेड रीजन से क्या बने, तो उनके हेड से बने देवता, देवता का निर्माण हुआ भाई, देवताओं का निर्माण हुआ। आप ऐसे कह सकते हैं कि उनके सिर के रीजन से, सिर के ऊपर से या सिर के भाग से क्या बने, देवता बने। जबकि अगर बाई माउथ कहा जाए या बाई मुख कहा जाए, मुख से बने आपके मनुष्य, क्या बने भाई, मनुष्य। तथा जो आपके जैसे बकरी वकरी या आपका स्थलीय जंतु कह लीजिए, स्थलीय जंतु ये बने। जबकि उनकी जो बॉडी पर हेयर थी या बाल थे जो उनकी बॉडी पर, उससे वनस्पतियां बनी, क्या बनी, वनस्पतियां बनी। ये हमारा क्या कहता है, हिंदू मैथोलॉजी कहता है। हिंदू मैथोलॉजी क्या कहता है, फिर सुन लीजिए कि हमारे यहाँ एक गॉड है जिन्हें हम ब्रह्मा या ईश्वर कहते हैं। इन्होंने ही समस्त पृथ्वी का, समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया। जैसे उनके हेड रीजन से देवताओं का निर्माण हुआ, जबकि माउथ रीजन से मनुष्य तथा स्थलीय जंतु तथा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस पर बाल थे, हेयर थे, उन हेयर से क्या हुआ कि समस्त वनस्पतियां का निर्माण हुआ। ये तो आपका पहली थ्योरी हो गई। कौन सी थ्योरी थी, स्पेशल क्रिएशंस, यानी विशिष्ट सृष्टि वान। अब आपको मैं बताऊं दूसरा थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरीज। क्या बताऊं भाई, कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी या उसको आप कहते हैं ब्रह्मांडवाद। दूसरी थ्योरी आपका है कॉस्मोजोइक। कॉस्मोजोइक या इसकी हिंदी होती है कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी या इसकी हिंदी होती है ब्रह्मांडवाद। इसमें क्या कहा गया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन रिचर ने किया। किसने किया भाई, साफ से ले लेते हैं, रिचर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रिचर रिचर आर्हीनियस आज ने इस थ्योरी को, कॉस्मोजोइक थ्योरीज को प्रतिपादित किया या एक्सप्लेन किया। इस थ्योरी में कहा क्या गया, ये ध्यान दीजिए। इस थ्योरी में कहा गया कि हम जैसे समस्त पृथ्वी पर ही जीवन नहीं है, यानी अर्थ पर ही केवल लाइफ नहीं थी, अर्थ पर केवल लाइफ नहीं थी, अर्थ पर लाइफ नहीं थी, इसके पहले अन्य ग्रहों पर लाइफ थी, जीवन था। तो जैसे इन्होंने कहा कि जैसे किसी फ्लावर से उसके पॉलन ग्रेन या जैसे आप कहते हो पराग कण, एक बाई एयर, बाई वाटर, बाई ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस या अदर एनिमल्स के थ्रू एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते रहते हैं, वैसे ही इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किसी अन्य ग्रह से आए हुए जीवन, अर्थात अब वो जीवन किस प्रकार में आया था, तो बीजाणुओं के रूप में वो जीवन पृथ्वी पर आया और उसने पहले पुरुष और यानी पहले व्यक्तियों का निर्माण किया। और उन फिर पहले व्यक्तियों ने यानी पहले जो वर्जिन हुए उन्होंने क्या किया कि फिर अपना लैंगिक जनन अलैंगिक जनन करके वो अपना सिस्टम बनाते रहे। तो ये कौन सी थ्योरी कहती है आपकी, ये कॉस्मोजोइक थ्योरी कहती है। कॉस्मोजोइक थ्योरी कहती है आपका कि इसका प्रतिपादन रिचर्ड तथा आर्हीनियस ने किया।
इस थ्योरी में कहा गया कि पृथ्वी पर जीवन नहीं था, लेकिन पृथ्वी पर जीवन किसी अन्य ग्रह से बीजाणुओं के रूप में, कणों के रूप में आया और पहले लाइफ को उसने क्रिएट किया। ये तो आपकी हो गई कॉस्मोजोइक थ्योरीज। अब तीसरी थ्योरीज आपकी है, तीसरी थ्योरीज है आपका स्वतः जननवाद। इसको आप मिटा दीजिए पहले। इस तीसरी थ्योरी आपकी है स्वतः जननवाद। क्या है भाई तीसरा? स्वतः, तीसरी थ्योरी आपकी है स्वतः जननवाद। जननवाद या स्वतः जननवाद, या इसे कहते हैं आप अजीवो जीवोत्पत्ति। अजीवात जीवो उत्पत्ति, जीवो उत्पत्ति। ये क्या है भाई? ये क्या है? अजीवात जीवो उत्पत्ति। इसे आप कह सकते हो एबोजेनेसिस, एबोजेनेसिस, या इसे आप कहते हो थ्योरी ऑफ सडन क्रिएशन या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबोजेनेसिस कह सकते हो आप। तो आप ऐसे कहिए स्वतः जननवाद या अजीवो जीवोत्पत्ति या एबोजेनेसिस। इसमें क्या कहा गया? इसका एक इसमें घटना थी जो अरस्तु साहब ने देखा था। अरस्तु, हेल्महोल्ट्ज़, कई साइंटिस्ट थे। तो अरस्तु ने देखा कि जो नील नदी है मिस्र की, कौन सी नदी है भाई? या मिस्र की जो बहने वाली नदियां हैं, मिस्र की जो बहने वाली नदी है अर्थात नील नदी, इस नील नदी के जब कीचड़ में, कहा भाई? जब कीचड़ में, मड में, नील नदी के कीचड़ में जब सनलाइट लगता है, क्या लगता है? सनलाइट लगता है। सनलाइट, LIGHT, सनलाइट लगता है तो क्या हो जाता है? इस कीचड़ में यानी नदी के उस कछार में, उस किनारे, उस मड में अपने आप ही, स्वतः ही, बिना किसी के कुछ किए ही, क्यों? सनलाइट लगने से कहा? उस नदी के कीचड़ में। तो क्या हो जाता है? अपने आप ही मेढक, मछलियां, बिच्छू, टिड्डे, अनेक घोंघा, जिसे आप पाइला कहते हैं, तमाम जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्या था? मिस्र वालों की मान्यता भी थी और इसे अरस्तु भी कहते थे, क्योंकि अरस्तु ने देखा था कि जो नील नदी है उसकी कीचड़ में जब सनलाइट लगती है तो अपने आप बिना किसी के कुछ किए वहां मेढक, मछलियां, बिच्छू, सांप, अनेक ETC तमाम जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। इसी चीज को वान हेलमोंट ने प्रयोग कर दिया। वान हेलमोंट, क्या नाम था साइंटिस्ट का? वान हेलमोंट। वान हेलमोंट ने क्या किया? वान हेलमोंट ने किया एक पसीने से भीगी कमीज ले लिया। क्या ले लिया भैया? पसीने से भीगी कमीज ले लिया। और इसको क्या किया कि इसको किया भूसे के साथ। इसके साथ भाई? भूसे के साथ, यानी गेहूं की जो फलियां निकलती हैं, भूसे के साथ, ऐसे कर लीजिए, भूसे के साथ ले लिया। भूसे के साथ इसको ले लिया, पसीने से भीगी कमीज को भूसे के साथ ले लिया, यानी गेहूं की फलियों के साथ ले लिया। 21 दिनों तक, कितने दिनों तक? ध्यान दीजिएगा, ये पूछाता है 21 डेज, यानी 21 दिनों तक इसे अंधेरे बंद कमरे में संदूक में रख दिया। किसमें रख दिया भाई? संदूक। जब 21वें दिन इस संदूक को खोला गया, यानी इस बॉक्स को खोला गया, तो इस बॉक्स में जब खोला गया तो क्या था? अपने आप ही चूहे निकल आए, चूहों के बच्चे, यानी रैट्स, इसमें रैट के बच्चे निकल आए, यानी चूहे उत्पन्न हो गए। तो वही चीज वान हेलमोंट ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि अजीवात जीवो उत्पत्ति है, यानी निर्जीव अनलिविंग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से, अनलिविंग मटेरियल से क्या हो रहा है? लिविंग मटेरियल्स, यानी लिविंग सिस्टम का निर्माण हो रहा है। तो ये कहता है आपका स्वतः जननवाद या जीवो उत्पत्ति। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं जिसे आप भूले ना। इसको देख लीजिए, वान हेलमोंट ने क्या किया? इसको मैंने आपको बताया कि पसीने से भीगी कमीज ले लिया,
इसको भूसे के साथ रख दिया, बंद अंधेरे कमरे में 21 दिनों तक। जब खोला तो देखा कि उसमें रैट के छोटे छोटे बच्चे, चूहों के छोटे छोटे बच्चे उत्पन्न हो गए। जब ये उत्पन्न हो गए तो इसी चीज को उन्होंने कह दिया परिभाषा में कि सजीवों का उत्पत्ति या सजीव जो जीव होते हैं उनका निर्माण अजीवित पदार्थों से हुआ। यानी नॉन बॉडी जो लिविंग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था वो सबसे पहले वो किससे हुआ? नॉन लिविंग मटेरियल से। इसमें यही कहा गया। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसमें केवल इतना ही कहना है कि नॉन लिविंग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से नॉन लिविंग मटेरियल से क्या बना? लिविंग मटेरियल बना। अब इसके बाद आप आते हैं चौथी थ्योरी। अब चौथा देख लीजिए। चौथा क्या है? चौथा आपका था स्वतः जननवाद, या उसमें था आपका जीवोत्पत्ति या जीवोत्पत्ति या जीवोत्पत्ति। इसकी अंग्रेजी थी आपका थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसमें क्या कहा गया? इस नियम का प्रतिपादन हार्वे एवं हक्सले ने किया। किसने किया? हार्वे एवं हक्सले ने किया। हार्वे एवं हक्सले ने किया। इस नियम में कहा क्या गया? इस नियम में यह कहा गया कि अजीवित से जीवित नहीं बन सकता, यानी आप कह सकते हो कि नॉन लिविंग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से लिविंग बॉडी नहीं बन सकती, ये कहा गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया कि अनलिविंग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से, अनलिविंग मटेरियल से, लिविंग मटेरियल से लिविंग बॉडी नहीं बनाई जा सकती। अब इसके संदर्भ में इसकी पुष्टि के लिए आपके यहाँ दो प्रयोग होते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें थ्योरी में सहयोग देने के लिए अनेक साइंटिस्टों ने अपने अपने प्रयोग किए। जैसे सबसे पहले इसके सहयोग में इसको सत्यापित करने में फ्रेस्को रेड्डी का प्रयोग आया। किसका? फ्रेस्को रेड्डी का। किसका भाई? फ्रेस्को रेड्डी। इनका क्या प्रयोग था? इन्होंने क्या किया? 3 जार ले लिया। क्या किया? 3 जार ले लिया। 3 जार ले लिया। इस जार को ए मान लीजिए, एक और ऐसे ही जार ले लिया, इसे बी मान लीजिए, और एक जार और ऐसे ले लिया। ये 3 जार ले लिया। अब इन जारों में क्या किया कि उबली हुई मछलियां खूब पानी से उबाला। किसको? मछलियों को या मांस के टुकड़ों को, मछलियों को या मांस के टुकड़ों को उबाला और इसमें क्या किया? रख दिया सब में। ये मांस के टुकड़े सब में रख दिए, उबले हुए मांस के टुकड़े रख दिए, उबले हुए मांस के टुकड़े। और पहले वाले को खुला छोड़ दिया। पहले वाले जार को क्या किया? खुला छोड़ दिया। जबकि दूसरे वाले को परचमेंट पेपर से ढक दिया। पेपर से ढक दिया। और तीसरे वाले को क्या किया कि तीसरे वाले को मोटे मखमल के कपड़े से ढक दिया। मोटे मखमल के कपड़े से बांध दिया या ढक दिया। कुछ दिनों बाद देखा कि ये जो खुले हुए जार हैं इसमें तमाम मच्छर। तो इसमें क्या हुआ कि जो खुला हुआ जार था, क्या था भाई? खुला हुआ जार था। ये बिल्कुल इसमें मक्खी मच्छर आदि के लार्वा, मतलब मांस को डेथ एंड डिकेइंग कर रहे थे, बिल्कुल
सड़ा रहे थे, बदबू निकल रही थी, इसमें लाखों बैक्टीरियाज एंड लाखों जो लार्वास थे वो इसमें वर्जिन दिखाई दे रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे, जबकि इसमें मांस के कुछ ही हिस्से डिके हो रहे थे, अर्थात सड़े हुए थे, बदबू कर रहे थे, जिनमें से कुछ बैक्टीरियाज, एक आध दो बैक्टीरिया दिखाई दे रहे थे। जबकि जो तीसरा वाला बॉक्स था, जो मोटे मखमल के कपड़ों से ढका हुआ था, उसमें एक भी बैक्टीरिया, ध्यान दीजिए, उसमें ना तो मांस सड़ा, ना उसमें एक भी बैक्टीरिया उत्पन्न हुए। तो इसी बात पर फेस्को रेड्डी साहब ने कहा कि जो हार्वे साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर अजीवित पदार्थों से जीवित पदार्थ बनते तो जैसे इन जारों में बैक्टीरिया लार्वास हुए वैसे इसमें भी होते। तो इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि जो कि अनलिविंग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से लिविंग बॉडी नहीं बनता, और जो ये बैक्टीरियाज उत्पन्न हुए इसमें, ये बाहर के इन्वायरमेंट के कारण हुए, क्योंकि इसमें एयर आ रही थी, धूल आ रहा था, इसलिए इसमें बैक्टीरियाज, यानी बाहरी इन्वायरमेंट के नाते इसमें बैक्टीरियाज हुआ। ये आपका इतना हो गया। इसके बाद हम आपको ये तो आपके 4 हो गए ओल्ड थ्योरीज। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे मॉडर्न थ्योरी, वर्जिन ऑफ द अर्थ से संबंधित। धन्यवाद।